GK by चौधरी सर। 2. भारतीय संविधान सभा। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ की। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिनकी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। पृष्ठ 187। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। 1. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष। 2. N. गोपालास्वामी आयंगर। 3. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। 4. कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। 5. सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6. N. माधवराव BL मित्र के स्थान पर। 7. DP खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियुक्त की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1449 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय है। स्रोत लिया गया है वर्ग 7 हमारी शासन व्यवस्था, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। स्रोत समाप्त होता है।
संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्ष: 1 संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, 4 प्रारूप समिति पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 5 झंडा समिति जेबी कृपलानी, 6 संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। पृष्ठ 188। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391 और 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा A.B. अलेक्जेंडर थे। नोट: 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल: 1 मंत्री जवाहरलाल नेहरू, विभाग कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। 2 वल्लभ भाई पटेल, विभाग गृह सूचना तथा प्रसारण। 3 बलदेव सिंह, रक्षा। 4 जॉन मैथाई, उद्योग तथा आपूर्ति। 5 C राजगोपालाचार्य, शिक्षा। 6 C.H. भाभा, कार्य खान एवं बंदरगाह। 7 राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। 8 आसफ अली, रेलवे। 9 जगजीवन राम, श्रम। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य: 1 लियाकत अली खां, वित्त। 11 I. चुंद्रीगर, वाणिज्य। 12 अब्दुल रब नश्तहर, संचार। 13 जोगेंद्रनाथ मंडल, विधि। 14 गजांतर अली खां, स्वास्थ्य। 3 भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना: नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित ये उद्देशिका निम्न प्रकार है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें: संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान की को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। पृष्ठ 189। पेरूबाड़ी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसीलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना।
संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 4. भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान में सहायता ली गई है। 1. संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। 2. ब्रिटेन। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। 3. आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। 4. ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेष अधिकार। 5. जर्मनी। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। 6. कनाडा। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। 7. दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। 8. रूस। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। 9. जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नोट: भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। 5. भारतीय संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, 28 राज्यों एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है। नोट: संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। पृष्ठ 190। चौथी अनुसूची। इसमें विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 5वीं अनुसूची। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 6ठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। 7वीं अनुसूची। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 1. संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 98 विषय हैं। 2. राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं। 3. समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय सामने होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून का बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। नोट: समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 42 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची। नवी संविधान में ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। नोट: अब तक ये मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा ये स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची। ये संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल में से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 7. देशी रियासतों का भारत में विलय। देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। पृष्ठ 191। 7. संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है जिसमें संप्रति 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2. राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। 3. भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2। भारत की संसद के विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 3। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। 9. भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भाग 1। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2। नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3। मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4। नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का। भाग 5 संघ। अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य। 152 से 237। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से 242। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से 329। भाग 17 राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 से 360। भाग 20 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368। पृष्ठ 193। 10. भारतीय नागरिकता। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 1. जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। 2. वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। नोट: माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी द्वारा किया गया है। 3. देशीयकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार के देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 4. पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
1. वो व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। 2. वो भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों। 3. वो स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। 4. भारतीय नागरिकों से के नाबालिग बच्चे। 5. राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 5. भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए हैं। 1. अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। 2. जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ये अवधि 6 माह थी। 3. देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। 1. नागरिकता का परित्याग करने से। 2. किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। 3. सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। नोट: जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। 1. राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। 2. राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। 3. राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। 4. छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। पृष्ठ 194। GK by चौधरी सर। 11. मौलिक अधिकार। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नोट: 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल अधिकार: 1. समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। 2. स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। 5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। 1. समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। निवारक विरोध।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक विरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक विरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः ये निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से ही हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब 1. सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। 2. इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। 3. निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदर्श के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक विरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां। 1. निवारक विरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः ये 31 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था। 2. आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 MISA। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 ईस्वी में ये समाप्त हो गया। 3. विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 ईस्वी को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। 4. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। 5. आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून टाडा। निवारक विरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें से ये सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। पृष्ठ 196। 6. पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। इसे 25 अक्टूबर 2001 ईस्वी को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, लेकिन ये अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेकारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट: जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार में संशोधन। 1.
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में ये निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। 2. सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 3. 24वें संविधान संशोधन 1971 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा ये निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 5. 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा ये व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय ने प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। 6. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ईस्वी के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। 12. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। अनुच्छेद 39 का सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। पृष्ठ 198। अनुच्छेद 39 ग धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जैसे 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। 1. नीति निर्देशक सिद्धांत यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 2. इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। मौलिक अधिकार इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। मौलिक अधिकार इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत ये समाज की भलाई के लिए है। मौलिक अधिकार ये व्यक्ति के अधिकार के लिए है। 5. इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। 6. नीति निर्देशक सिद्धांत ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। मौलिक अधिकार ये सरकार के महत्व को घटाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत 7 ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार ये अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है।
13 मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। 1. प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। पृष्ठ 199। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 4. देश की रक्षा करें। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11. माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संशोधन। 14. संघीय कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वो 1. भारत का नागरिक हो, 2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य, 4. चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। भारत के राष्ट्रपति। 1. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्यकाल 26/1/1950 से 13/5/1962। 2. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 13/5/1962 से 13/5/1967। 3. जाकिर हुसैन, 13/5/1967 से 3/5/69। 4. वीवी गिरी, 24/8/1969 से 24/8/1974। 5. फरुखुद्दीन अली अहमद, 24/8/1974 से 11/2/1977। 6. नीलम संजीव रेड्डी, 25/7/1977 से 25/7/1982। 7. ज्ञानी जैल सिंह, 25/7/1982 से 25/7/1987। 8. आर वेंकट रमन, 25/7/1987 से 25/7/1992। 9. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 25/7/1992 से 25/7/1997। 10. के आर नारायणन, 25/7/1997 से 25/7/2002। 11. डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम, 25/7/2002 से 25/7/2007। 12. प्रतिभा पाटिल, 25/7/2007 से अब तक। नोट: वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 20 जुलाई से 1969 से 24 अगस्त 1969 तक एवं BD जत्ती, 11 फरवरी से 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। नोट: यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पौंडीचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्यीय प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। पृष्ठ 200। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वो पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है।
पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। 1. उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा। 2. महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 56 एवं 61। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लिखित है, वो है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष को समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(1)। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल न होने पाए, इसीलिए ये उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 51(1) ग। तभी ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। 1. नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। 1. भारत का प्रधानमंत्री। 2. प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों। 3. सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों। 4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 5. राज्यों के राज्यपाल। 6. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। 7. भारत के महान्यायवादी। 8. राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य। 9. संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों। 10. संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों। 11. वित्त आयोगों के सदस्य। 12. भाषा आयोग के सदस्यों। 13. पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों। 14. अल्पसंख्यक आयोगों की सदस्यों। 15. भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों। 16. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि। पृष्ठ 201। 2. विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। 1. संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार। 2. संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। 3. लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। 4. संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। 5. संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। ए. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। बी. धन विधेयक अनुच्छेद 117(1). सी. संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक अनुच्छेद 117(3). डी. ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक। ई. राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक। 3. संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। जब राष्ट्रपति को ये लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वो उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है। इसी प्रकार वो कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। 4. अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है,
जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को ये शक्ति नहीं होती है। 5. सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। 6. राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। 7. क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रतिबिंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। 8. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। ए. युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, अनुच्छेद 352। बी. राज्यों में सांविधिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आयात, अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। सी. वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360, न्यूनतम अवधि 2 माह। 9. राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वो ये परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। पृष्ठ 202। 10. राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। GK by चौधरी सर। उपराष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कार्यकाल 5 वर्ष। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। योग्यता। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वो 1. भारत का नागरिक हो, 2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 3. राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, 4. निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, 5. वो संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इसी दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाली वेतन तथा सभी सुविधाओं का उपभोग करता है। भारत के उपराष्ट्रपति। 1. डॉक्टर एस राधाकृष्णन, कार्यकाल 1952 से 1962। 2. डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1962 से 67। 3. वीवी गिरी, 1967 से 1969। 4. गोपाल स्वरूप पाठक, 1969 से 74। 5. बीडी जत्ती, 1974 से 1979। 6. न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1979 से 1984।
7 आर वेंकटरमण 1984 से 1987। 8 डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। 9 के आर नारायणन 1992 से 1997। 10 कृष्णकांत 1997 से 2002। 11 भैरव सिंह शेखावत 2002 से 10/8/2007। 12 हामिद अंसारी 11/8/2007 से अभी तक। पृष्ठ 203 प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मंत्री 3 प्रकार के होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वो कुल 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वो ऐसी महिला व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, मात्र 13 दिन। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। भारत के प्रधानमंत्री: 1 जवाहरलाल नेहरू, कार्यकाल 15/8/1947 से 27/5/1964। 2 लाल बहादुर शास्त्री, 9/6/1964 से 11/1/1966। 3 इंदिरा गांधी, 24/1/1966 से 24/3/1977। 4 मोरारजी देसाई, 24/3/1977 से 28/7/1979। 5 चौधरी चरण सिंह, 28/7/1979 से 14/1/1980। 6 इंदिरा गांधी, 14/1/1980 से 31/10/1984। 7 राजीव गांधी, 31/10/1984 से 1/12/1989। 8 विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2/12/1989 से 10/11/1990। 9 चंद्रशेखर सिंह, 10/11/1990 से 21/6/1991। 10 पीवी नरसिम्हा राव, 21/6/1991 से 16/5/1996। 11 अटल बिहारी वाजपेयी, 16/5/1996 से 1/6/1996। 12 HD देवेगौड़ा, 1/6/1996 से 21/4/1997। 13 I.K. गुजराल, 21/4/1997 से 18/3/1998। 14 अटल बिहारी वाजपेयी, 19/3/1998 से 13/10/1999। 16 डॉक्टर मनमोहन सिंह, 22/5/2004 से 21/5/2009। 17 डॉक्टर मनमोहन सिंह, 22/5/2009 से डैश। नोट: गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ये थे भारत के प्रधानमंत्री। पृष्ठ 204। 15 संघीय संसद। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में ये संख्या 245 है।
इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञानी या अनुभवी हैं। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करते हैं। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। केवल राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 249 केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। अनुच्छेद 312 धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव व लक्षद्वीप का। राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा सदस्यों की संख्या। राज्य उत्तर प्रदेश सदस्य संख्या 31, महाराष्ट्र सदस्य संख्या 19, आंध्र प्रदेश सदस्य संख्या 18, तमिलनाडु सदस्य संख्या 18, बिहार सदस्य संख्या 16, पश्चिम बंगाल सदस्य संख्या 16, कर्नाटक सदस्य संख्या 12, मध्य प्रदेश सदस्य संख्या 11, गुजरात सदस्य संख्या 11, उड़ीसा सदस्य संख्या 10, राजस्थान सदस्य संख्या 10, केरल सदस्य संख्या 9, पंजाब सदस्य संख्या 7, असम सदस्य संख्या 7, झारखंड सदस्य संख्या 6, छत्तीसगढ़ सदस्य संख्या 5, हरियाणा सदस्य संख्या 5, जम्मू कश्मीर सदस्य संख्या 4, हिमाचल प्रदेश सदस्य संख्या 3, उत्तराखंड सदस्य संख्या 3, नागालैंड सदस्य संख्या 1, मिजोरम सदस्य संख्या 1, मेघालय सदस्य संख्या 1, मणिपुर सदस्य संख्या 1, त्रिपुरा 1, सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश 1, गोवा 1। संघीय क्षेत्र दिल्ली 3, पुदुचेरी 1। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी 1966 से 67, HD देवगौड़ा 1996 से 97, I.K. गुजराल 1997 से 98, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से ब्लैंक। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति डॉक्टर S.V. कृष्णामूर्ति राव। पृष्ठ 205। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93 मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगस्त 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 91 संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है।
लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु लोकसभा में 2010 ईस्वी तक स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया है। 79वें संवैधानिक संशोधन 1999 ईस्वी के द्वारा राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में लोकसभा सदस्यों की संख्या: उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, आंध्र प्रदेश 42, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, उड़ीसा 21, केरल 20, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, जम्मू कश्मीर 6, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1, संघीय क्षेत्र दिल्ली 7, पुदुचेरी 1, चंडीगढ़ 1, दादर तथा नागर हवेली 1, अंडमान निकोबार 1, लक्षद्वीप 1, दमन एवं दीव 1। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न हैं। 1. वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। 2. उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। 3. भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वो कोई लाभ के पद पर नहीं हो। 4. वो पागल तथा दिवालिया ना हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार 1970 ईस्वी से 1977 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1984 ईस्वी, नवंबर 1989 ईस्वी, मार्च 1991 ईस्वी, दिसंबर 1997 ईस्वी तथा अप्रैल 1999 ईस्वी किया गया है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। पृष्ठ 206। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए गए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 55 सदस्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाएं, तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो तो विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं। 3. दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हों। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वो भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष।
पहली लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर एम अनंत शयनम आयंगर। दूसरी लोकसभा एम अनंत शयनम आयंगर। तीसरी लोकसभा हुकुम सिंह। चौथी नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। पांचवी लोकसभा गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, बलिराम भगत। छठी नीलम संजीव रेड्डी के पास हेगड़े। सातवीं बलराम जाखड़। आठवीं बलराम जाखड़। नौवीं रवि राय। 10वीं शिवराज वी पाटिल। 11वीं पी.ए. संगमा। 12वीं जीएमसी बालयोगी। 13वीं जीएमसी बालयोगी मनोहर गजानंद जोशी। 14वीं लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी। 15वीं मीरा कुमार। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। 1. सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। 2. किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। 3. वो विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। 4. संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना। पृष्ठ 207। 5. विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। 6. संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। 7. अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है तथा उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष श्री जी.वी. मावलंकर एवं उपाध्यक्ष श्री अनंत शयनम थे। नोट: क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले। 1. डी.डी. आइजनहावर 1959। 2. जिमी कार्टर 1978। 3. बिल क्लिंटन 2000। 4. बराक ओबामा 2010। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे। 1. रिचर्ड निक्सन 1969। 2. जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006। संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित होता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से ये मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 1. भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्न है। 1. राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय के सभापति। 2. राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। 3. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। 4. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। 5. ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। 6. भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा ही दी गई डिक्री या पंचाट। 7. कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे। 17. भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 267 संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। ये निधि 1950 द्वारा गठित की गई है। ये निधि कार्यपालिका के व्ययवनाधीन है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है तब तक समय समय पर अनावेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो या समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। पृष्ठ 208। 18. भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है।
भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वो किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अहर्ताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। 19 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 से 151। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा और उसके आधार 1 साबित कदाचार या 2 असमर्थता हो सकेंगे। इसकी पदावधि पद ग्रहण करने के लिए तिथि से 6 वर्ष तक होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो अवकाश ग्रहण कर लेता है। ये सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं। ये इस बात की परीक्षा करता है। 20 संविधान में संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। 1 साधारण विधि द्वारा संशोधन, 2 संसद के विशेष बहुमत द्वारा, 3 संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। 1 साधारण विधि द्वारा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। 1 नए राज्यों का निर्माण, 2 राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन, 3 संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। 2 विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वो संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। 3 संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय हैं। 1 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54। 2 राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति, अनुच्छेद 55। 3 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 4 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 5 केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 6 संघीय न्यायपालिका। 7 राज्यों के उच्च न्यायालय। 8 संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध। 9 7वीं अनुसूची का कोई विषय। 10 संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 11 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। पृष्ठ 209। GK बाय चौधरी सर। 22 राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है और ये प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल की 2 या 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है। 1 वो भारत का नागरिक हो। 2 वो 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। 3 किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। 4 वो राज्य विधानमंडल सभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। राज्यपाल का वेतन 1,10,000 रुपये मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। पृष्ठ 213। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेष अधिकार।
एक, वो अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 2, राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती है। 3, जब वो पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। 4, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। 1, कार्यपालिका संबंधी कार्य। ए, राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। बी, राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सी, राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति की परामर्श देता है। डी, राज्यपाल का अधिकार है कि वो राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करें। ई, जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। एफ, राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। जी, राज्यपाल राज्य के विशेष विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपति को भी नियुक्त करता है। 2, विधायी अधिकार। ए, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। बी, राज्यपाल विधानमंडल का 17वां करता है, उसका 17वां करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। सी, वो राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। डी, राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। ई, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। एफ, यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोट, जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को प्रदेश का राज्यपाल नामजद करता है। पृष्ठ 214। जी, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उसे अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। एच, कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजता है। 3, वित्तीय अधिकार। ए, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वेतन वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। बी, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। सी, ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। डी, राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। ई, राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वो उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। 4, न्यायिक अधिकार। राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिवलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल की स्थिति। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है
किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती हैं, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उप राज्यपाल दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रशासक दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन तथा दीव। नोट: पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। विधान परिषद। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में विधान परिषदें विद्यमान हैं। नोट: पहले केवल 5 राज्यों में विधान परिषदें थी, लेकिन 2 अप्रैल 2007 से आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद अस्तित्व में आ गई है। ज्ञातव्य है कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का सृजन 1957 में किया गया था, किंतु 1985 में इसे वहां समाप्त कर दिया गया था। पृष्ठ 215। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। अपवाद: जम्मू कश्मीर 36। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रतिवर्ष दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों, तथा 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का 10वांश 1/10 इनमें जो भी अधिक हो गढ़पूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर एवं उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या। 1. राज्य अरुणाचल प्रदेश, विधानसभा 60, विधान परिषद डैश 2. असम, विधानसभा 126, 3. आंध्र प्रदेश, विधानसभा 294, विधान परिषद 90, 4. उड़ीसा, विधानसभा 147, विधान परिषद डैश 5. उत्तर प्रदेश, विधानसभा 403, विधान परिषद 99, 6. उत्तराखंड, विधानसभा 70, विधान परिषद डैश 7. कर्नाटक, विधानसभा 224, विधान परिषद 75, 8. केरल, विधानसभा 140, विधान परिषद डैश 9. गुजरात, विधान सभा 182, विधान परिषद डैश गोवा, विधानसभा 40, विधान परिषद डैश 11. छत्तीसगढ़, विधानसभा 90, विधान परिषद डैश 12. जम्मू कश्मीर। नोट: जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 100 सीटें दी गई हैं, किंतु 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हैं। नोट समाप्त। विधानसभा 76, विधान परिषद 36, 13. झारखंड, विधानसभा 81, विधान परिषद डैश 14. तमिलनाडु, विधानसभा 234, विधान परिषद 78,
नागालैंड विधानसभा 60, विधान परिषद डैश 16 पंजाब विधानसभा 117, विधान परिषद डैश 17 पश्चिम बंगाल विधानसभा 294, विधान परिषद डैश 18 बिहार विधानसभा 243, विधान परिषद 75, 19 मणिपुर विधानसभा 60, विधान परिषद डैश 20 मध्य प्रदेश विधानसभा 230, विधान परिषद डैश 21 महाराष्ट्र विधानसभा 288, विधान परिषद 78, 22 मिजोरम विधानसभा 40, विधान परिषद डैश 23 मेघालय विधानसभा 60, विधान परिषद डैश 24 राजस्थान विधानसभा 200, विधान परिषद डैश 25 सिक्किम विधानसभा 32, विधान परिषद डैश 26 हरियाणा विधानसभा 90, विधान परिषद डैश 27 हिमाचल प्रदेश विधानसभा 68, विधान परिषद डैश 28 त्रिपुरा विधानसभा 60, विधान परिषद डैश संघीय प्रदेश 1 दिल्ली विधानसभा 70, 2 पुदुचेरी विधानसभा 30, विधान परिषद डैश विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। पृष्ठ 216 विधानसभा के सत्रावसान प्रोरोगेशन के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम 32। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्यों की दर्जा देकर ये व्यवस्था किया गया है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाएं, तो वो निर्णायक मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वो सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के 10 1/10 सदस्यों की उपस्थितियां गढ़ पूर्ति हेतु आवश्यक है। विधानसभा के लिए अधिकार और कार्य। 1. विधि निर्माण। 1. इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। 2. संवर्ती सूची। संवर्ती सूची से संबद्ध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वर्णनीय है। 2. वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया। 1. राज्य विधानमंडल राज्य सरकार के वित्तीय अवस्था को नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। 2. कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है, तब वो विधानसभा परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियां तो दे सकती है, किंतु वो ना तो उसे अस्वीकार कर सकती और न उसमें संशोधन ही कर सकती है। 3. विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। 3. कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो समूची मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। 4. संवैधानिक संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। 5. निर्वाचन संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। नोट: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनाव पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। पृष्ठ 217। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचता है। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये कार्य करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। GK by चौधरी सर। 23. भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम वारंट ऑफ प्रेसिडेंस इस प्रकार है: 1. राष्ट्रपति, 2. उपराष्ट्रपति, 3. प्रधानमंत्री, 4. राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, 5. भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5. का उप प्रधानमंत्री, 6. भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोक सभाध्यक्ष, 7. केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता, 7. क भारत का रत्न सम्मान के धारक, 8. राजदूत, 9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 9. क मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 10. राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। नोट: मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 क की स्थिति प्रदान की है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा। ये संशोधन अगस्त 93 में किया गया। अब तक गठित वित्त आयोग। पहला वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1951 वर्ष ईस्वी, अध्यक्ष केसी नियोगी, अवधि 1952 से 1957 ईस्वी। दूसरा वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1956, अध्यक्ष के संथानाम, अवधि 1957 से 1962 ईस्वी। तीसरा वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1960 ईस्वी, अध्यक्ष ए के चंदा, अवधि 1962 से 1966 ईस्वी। चौथा वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1964 ईस्वी, अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार, अवधि 1966 से 1969 ईस्वी। पांचवा वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1968 ईस्वी, अध्यक्ष महावीर त्यागी, अवधि 1969 से 1979 ईस्वी। छठा वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1972 ईस्वी, अध्यक्ष प्री ब्रह्मानंद रेड्डी, अवधि 1974 से 1979 ईस्वी। सातवां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1977 ईस्वी, अध्यक्ष जेपी सेलेट, अवधि 1979 से 1984 ईस्वी। आठवां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1982 ईस्वी, अध्यक्ष वाई पी चौहान, अवधि 1985 से 1989 ईस्वी। नौवां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1987 ईस्वी से अध्यक्ष एनकेपी साल्वे, अवधि 1989 से 1995 ईस्वी। 10वां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1992 ईस्वी, अध्यक्ष केसी पंत, अवधि 1995 से 2000 ईस्वी। 11वां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1998 ईस्वी, अध्यक्ष प्रोफेसर एएम खुसरो, अवधि 2000 से 2005 ईस्वी। 12वां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 2003 ईस्वी, अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन, अवधि 2005 से 2010 ईस्वी। 13वां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 2007 ईस्वी, अध्यक्ष डॉक्टर विजय एल केलकर, अवधि 2010 से 2015 ईस्वी। 29 लोक सेवा आयोग। भारत में सन 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि वो 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वो पद से मुक्त हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपालों द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वो अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्भरताओं होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 30. निर्वाचन आयोग। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन 90,000 रूपये मासिक एवं भत्ते प्राप्त होंगे। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। पृष्ठ 320। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य: 1. चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। 2. मतदाता सूचियों को तैयार करवाना। 3. विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। 4. राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। 5. चुनाव करवाना। 6. राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। 1. निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है। 2. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 3. मुख्य चुनाव आयुक्त महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। 4. मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है। 5. नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 6. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत के संचित निधि में से दिया जाता है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजनीतिक दल: भारतीय जनता पार्टी दल, चुनाव चिन्ह कमल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल, चुनाव चिन्ह पंजा। भारतीय साम्यवादी दल, चुनाव चिन्ह हसिया और बाली। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, चुनाव चिन्ह घड़ी। बहुजन समाज पार्टी, हाथी असम को छोड़कर। मार्क्सवादी साम्यवादी दल, चुनाव चिन्ह हसिया, हथौड़ा एवं तारा। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें: ए. लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। बी. इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी। अथवा सी. लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। 24 मार्च 1999 ईस्वी को जारी अधिसूचना के अनुसार क्षेत्रीय दलों की संख्या 36 है। प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह: तेलुगु देशम दल, चुनाव चिन्ह साइकिल, राज्य आंध्र प्रदेश। समाजवादी पार्टी, चुनाव चिन्ह साइकिल, राज्य उत्तर प्रदेश। असम गण परिषद, चुनाव चिन्ह हाथी, राज्य असम। झारखंड मुक्ति मोर्चा, चुनाव चिन्ह तीर कमान, राज्य झारखंड। लोक जनशक्ति पार्टी, चुनाव चिन्ह बंगला, राज्य बिहार। पैंथर्स पार्टी, चुनाव चिन्ह साइकिल, राज्य जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस, चुनाव चिन्ह हल, राज्य जम्मू कश्मीर। शिवसेना, चुनाव चिन्ह तीर कमान, राज्य महाराष्ट्र। मुस्लिम लीग, चुनाव चिन्ह सीढ़ी, राज्य केरल। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, चुनाव चिन्ह शेर, राज्य पश्चिम बंगाल। अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, चुनाव चिन्ह दो पत्ती, राज्य तमिलनाडु। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, चुनाव चिन्ह शेर, राज्य गोवा। सिक्किम संग्राम परिषद, चुनाव चिन्ह हाथी, राज्य सिक्किम। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, चुनाव चिन्ह उगता सूरज, राज्य तमिलनाडु पुदुचेरी। नागालैंड, दल पीपुल्स काउंसिल, चुनाव चिन्ह मुर्गा, राज्य नागालैंड। अकाली दल बादल, चुनाव चिन्ह तीर कमान, राज्य पंजाब। जनता दल यू, चुनाव चिन्ह तीर, राज्य बिहार और झारखंड। नोट: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य केरल विधानसभा उपचुनाव अप्रैल 1982 था तथा इस मशीन का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा था।
पृष्ठ 221। 31 परिसीमन आयोग। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचनिक क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाएंगे का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई थी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया तथा इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की। नए परिसीमन इसे लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं। अब तक गठित 4 परिसीमन आयोग: 1 परिसीमन आयोग 1952, 2 परिसीमन आयोग 1962, 3 परिसीमन आयोग 1973, 4 परिसीमन आयोग 2002। नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट: जाति अनुसूचित जाति वर्तमान में आरक्षित सीट 79, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट 85। अनुसूचित जनजाति वर्तमान में आरक्षित सीट 41, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट 48। अनारक्षित सीटों की संख्या वर्तमान में 410, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट डैश। नोट: वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड, पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण ये परिसीमन पूरा नहीं हो सका। 36 पंचायती राज। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ण तक तथा अनुसूचित 11 का प्रावधान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें: 1. इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। 2. पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 3. इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचित होंगे। 4. राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। नोट: 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाले प्रथम राज्य कर्नाटक है। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियां: बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी, अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी, पीवी के राय समिति 1985 ईस्वी, एल.एम. सिंधवी समिति 1986 ईस्वी, 64वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी, 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 243 त से य 6 तक एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें: नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना है। नोट: 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 25/4/1993 ईस्वी से और 74वां संविधान संशोधन 1/6/1993 ईस्वी से प्रवर्त हुआ है। नगर पालिका के प्रकार: नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो।
नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्र के लिए, नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए। नोट, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 ईस्वी में की गई थी। पृष्ठ 227। 38 संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 ये घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वो सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हों। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 74 एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वो कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 86 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वो संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वो इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 124 इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163 राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वो मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद 200 राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वो इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वो इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वो इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वो विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। पृष्ठ 232 अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वो यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 245 संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। अनुच्छेद 249 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वो इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे।
अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक आवश्यकताएं एकत्र रहेंगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा। अनुच्छेद 300 का राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले ये प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा उसे ये अनुच्छेद 300 का में एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। अनुच्छेद 312 राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 324 चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदायों के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है यदि वो समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का विधानसभाओं के आरक्षण में प्रावधान। पृष्ठ 233 अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदायों के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं के पदों में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। अनुच्छेद 351 ये संघ का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वो भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वो समझता हो कि वो भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है। अनुच्छेद 356 यदि किसी राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता ये एवं साख खतरे में है तो वो वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 365 यदि कोई राष्ट्र केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा ये समझा जाना विधि सम्मत लोग होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 370 इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की विश्व स्थिति का वर्णन है। अनुच्छेद 371 इसके कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। अनुच्छेद 394 का राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्र अधिकार अधिनियम शामिल नहीं है यहाँ रद्द किया जाता है। GK बाय चौधरी सर।